कंफ्यूजन था सर, वो एक्स और वाई एक्सिस डिफरेंट सिचुएशन में कैसे लेना है वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। एक सेकंड। एक सेकेंड और, लास्ट क्लास क्या किया था याद है? गॉस लॉ शुरू किया था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया था। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया था। हाँ ठीक है, आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आते हैं। अब बोलो क्या कंफ्यूजन है? तो एक्स और वाई एक्सिस डिफरेंट सिचुएशन में कैसे लेते वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। कैसे मतलब क्या बोलूं, बोलो ना। सर जैसे सब प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्यों लेते हैं, मतलब सर कैसे भी कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को हम एक्स और वाई एक्सिस ले सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी जरूरत कैसी है। ये बात तो समझ वही में आया? सर, लेकिन वो जरूरत मतलब समझ नहीं आता कि कैसे लेना है, तो मतलब यह इसका, डिसीजन नहीं होता। हाँ तो हर क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायरमेंट बदलता जाएगा ना। देखो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में ग्राउंड और वर्टिकल था, प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन में इंक्लाइन प्लेन और उसका परपेंडिकुलर था। अभी थोड़े दिनों पहले अगर तुम्हें याद होगा हमने किया था या नहीं, या मैंने नहीं, आपके बैच में नहीं कराया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कराया था। नहीं, केवल लिख दिया होगा रिजल्ट आपके बैच में। हाँ तो उसमें रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन को एक्स वाई एक्सिस लेते हैं। तो कंडीशन पूछोगे तो सिर्फ यही है कि दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब किस क्वेश्चन में जरूरत कैसी होगी इसका कोई थंब रूल है नहीं। ये क्वेश्चन पढ़ के जो स्कीम बनाओगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, उसके हिसाब से ये अलग अलग होगा, उसका कोई रूल नहीं है। सर नहीं, मतलब वो कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक है क्या, मतलब सर सरफेस के अलोंग एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर, सर मतलब जैसे कर्व्ड सरफेस है वो उसके अलोंग एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर। किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एक्स वाई एक्सिस आप ले सकते हो। एज अ थ्योरी मैं ये कह सकता हूँ। अब हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, किसमें वो दो परपेंडिकुलर लाइन का कॉम्बिनेशन कैसा होगा ये पहले से कोई थोड़ा ना प्रिडिक्ट कर सकता है। ये आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सर लेकिन मतलब कैलकुलेशन मिनिमाइज करने के लिए कुछ तो होगा ना, हाँ मतलब वही कह, तो कुछ होगा नहीं तो इसका कोई थंब रूल होता तो सिखा देता ना, कहीं लिखा रहता। हर क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्व करना अलग चीज है, फिजिक्स जानना अलग चीज है। तो फिजिक्स जानने के हिसाब से पूछोगे एक्स वाई एक्सिस किसको कहते हैं, तो एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इज एक्स वाई एक्सिस। इसको यूज कैसे करें, हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, इसका कोई रूल नहीं है। ओके। जितने अलग क्वेश्चन मिलेंगे उसमें अलग होगा। अभी किसी एक क्वेश्चन के लिए मैं कुछ और बता दूं, दूसरे क्वेश्चन में 10 मिनट बाद मैं ही कुछ और यूज कर लूं, तो उसका कोई रूल नहीं है। फिक्स्ड रूल कहोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। सर लेकिन वो टाइम जाएगा ना उसमें अगर डिसाइड करने में। हाँ तो इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। अगर सब कुछ थ्योरी पढ़ के हो जाता तब तो एक भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते। थ्योरी पढ़ लेते, एग्जाम के दिन प्रॉब्लम सॉल्व करते, उसमें थ्योरी लगाते और आंसर आ जाता। तो अच्छा हाँ सर। प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रैक्टिस क्या है, यही सब थॉट प्रोसेस डेवलप करना ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। थ्योरी पढ़ने से हो हाँ जाता तब तो थ्योरी पढ़ा देते, आप सारा थ्योरी रट लेते, एग्जाम के दिन सॉल्व करते, आपको सारे आंसर आ जाते। हाँ सर। तो जो जो थ्योरी है वो अपनी जगह, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है वो अपनी जगह। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक प्रॉब्लम सॉल्व कर करके डेवलप होगा, थ्योरी पार्ट थ्योरी पढ़ पढ़ के डेवलप होगा।
इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है कि थ्योरी कहीं भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में रॉन्ग अप्लाई नहीं होना चाहिए, ये बीच का ब्रिज है। लेकिन दो दो अलग अलग सेक्शन है। अगर किसी के दिमाग में ये बैठा है, ध्यान से समझो एक बात को, सब लोग सुनो, कभी लाइफ में इस तरह का कंफ्यूजन नहीं आएगा। अगर आप मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे किसी एक चैप्टर में, नहीं हुआ आपसे प्रॉब्लम सॉल्व, आप परेशान हो गए कि हमसे वो नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप दोबारा से नोटबुक पढ़ते हैं, यही करते हैं, दोबारा थ्योरी पढ़ते हैं, देखते हैं उस दोबारा थ्योरी पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है, जैसा पहला था वैसा ही रह गया। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो यहां से एक बात सीखो, फिजिक्स सीखने का दो पार्ट है, एक पार्ट है थ्योरी पढ़ना और एक पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करना। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ लेने से प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आ जाएगा, और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने से थ्योरी सीख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों जरूरी है। बात समझ आई? हाँ सर। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना भी फिजिक्स सीखने का पार्ट है। अगर थोड़ा सोचो मन ही मन, अगर थ्योरी जितना ज्यादा आता मुझे उतना अच्छा मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितने लोगों ने फिजिक्स में एमएससी पीएचडी ये सब कर रखा है, वो तो मेरे से बेहतर फिजिक्स पढ़ाने चाहिए उनको। मैं ये नहीं कह रहा उनको फिजिक्स नहीं आती, उनको फिजिक्स मेरे से 1000 टाइम्स बेटर आती है, बेटर नहीं ज्यादा आती है। आप समझे? उनको फिजिक्स, जिन्होंने एमएससी पीएचडी कर रखा होगा ना, उनको फिजिक्स मेरे से 1000 टाइम्स ज्यादा आती होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले फिजिक्स के एमएससी पीएचडी हैं, इनको प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरे से 1000 टाइम्स कम आता होगा। जेई में नीट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हर जगह जहां भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स पढ़ाने की बात है, वहां मेरे जैसे लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आईआईटी से इंजीनियरिंग पढ़ा है, या ऐसे लोग नहीं पढ़ा रहे होते ना। हाँ सर। क्योंकि हमने तो फिजिक्स आपके जैसा क्लास 12 तक ही पढ़ा है, फिजिक्स के बाद उसका एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में पढ़ा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़िया हो गई है हमारी। आई बात समझ में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कभी ये मत सोचना कि सर अपने आप को बहुत बूस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एकदम हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, एमएससी पीएचडी करने वाले लोगों से को मेरे से 1000 टाइम्स बेटर फिजिक्स आती है, ये फैक्ट है। बेटर नहीं, ज्यादा फिजिक्स आती है, ये फैक्ट है। लेकिन वो थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ते चले गए, बीएससी एमएससी पीएचडी सब करते चले गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने का उनको मौका ही नहीं मिला। आई बात समझ में? और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं लगा दें हम, इसके लिए थ्योरी पढ़ते हैं। लेकिन थ्योरी पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। हाँ सर। ठीक है, दोनों दो अलग अलग चीजें, दोनों को सेपरेटली डील करना सीखो, नहीं तो 2 साल निकल जाएगा इसी पहेली को सुलझाने में कि मुझे तो सब फॉर्मूला आता है, सर ने थ्योरी जो पढ़ाया है वो और जो क्वेश्चन पूछते हैं वो, दोनों में कोई मैच ही नहीं नजर आएगा आपको। आप ये मानो दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अपने मन से आपके दिमाग में, अब 99% लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि अगर हम फिजिक्स की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम फिजिक्स के प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये दिमाग में बैठा हुआ है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों सीखना है अलग अलग। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। सर आज वो एचसीवी के डाउट्स करने थे। बोला था क्या मैंने? हाँ सर। पूछिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। बोलिए डाउट्स, बोलते चलो। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं बोल रहे हो? सर 12 और बोलते चलो, मैं लिख लेता हूँ सबको। 22 23 तब तक मैं बुक खोल लेता हूँ।
स्लो है इतना। अरे स्क्रीन शेयर क्लोज हो गया और गया कहाँ? देख में बेटा, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। जब तक बुक खुल रहा है, 12, 22, 23 तीन सुना मैं, और बताइए। 45, 15, 15, 25, 25, 31, 31, 45, 45, 65. 65। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? सबसे पहला था क्वेश्चन नंबर 12, शायद 12, क्वेश्चन नंबर 12। यही है क्वेश्चन नंबर 12। Yes, sir. Two insulating small sphere are rubbed against each other and placed 1 centimeter apart. If they attract each other with this force, how many electrons? ऐसा वैसा। तो दो को अगर एक दूसरे से रब किया है तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में गया होगा, है ना?
मतलब एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरा पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। यस सर। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और दोनों एक दूसरे पर फोर्स पुल कर रहा है 0.1 न्यूटन से। तो हम लोगों से पूछा है कि कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर हुआ है। तो 0.1 इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, दैट इज 10⁻⁻⁴। यस सर। के कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻⁴। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁵ अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ ऐसा होगा। यस सर। दैट इज 10⁻⁻14 अपॉन 9। तो Q की वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो Q क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? होगा ऐसा? सर। देखो n का वैल्यू मिल गया, शायद यही आंसर होगा। तो n कितना आ गया? 1/4.8 और 19 में से 7 गया तो 12, ऐसा कुछ। यस सर। तो देखो कितना आंसर है कुछ ऐसा आंसर? चाहो तो ऐसे कर लो, 100 इंटू 10⁻10 अपॉन 4.8। 100 अपॉन 4.8 कितना होगा? 20 के आसपास। कुछ तो बोलते हैं 20.833। हाँ, तो 20.833 ऐसा कुछ इंटू 10⁻10 ये हमारा आंसर होगा, है क्या? यस सर। लिख लो। तो ये हो गया 12 के बाद 15। आगे बढ़े? यस सर। लिख लिया सबने? ठीक है, तो चलिए 15 देखिए फिर। लास्ट लाइन पता नहीं क्या क्या है, क्या पूछा है 15 में? फाइंड द वैल्यू ऑफ, लास्ट लाइन क्या है? बुक से पढ़ के बताओ। सर वैल्यू ऑफ सी। सी। फाइंड वैल्यू ऑफ सी। टाइप कर देता हूँ। देखो, suppose an attractive nuclear force acts between two proton which may be written as, ऐसा कुछ दिया हुआ है। Write down the dimensional formula and appropriate SI unit of C and K। तो मिल गया। मेरे पास फोर्स का इक्वेशन है
C अपॉन R स्क्वायर इंटू E टू द पावर माइनस के R, यही मतलब हुआ। यस तो ये तो डायमेंशनलेस होगा पहली बात। तो K इंटू R, तो K का डायमेंशनल फॉर्मूला L टू द पावर -1 हो जाएगा, यस क्योंकि K इंटू R को डायमेंशनलेस होना है। यस और दूसरा C अपॉन R स्क्वायर मिलके फोर्स होना है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इंटू L स्क्वायर, ऐसा होगा। यस फोर्स होगा MLT -2, तो ये हो जाएगा ML³ T-2। तो A पार्ट हो गया। B, suppose K is 1 Fermi and repulsive force between two proton is just balanced by attractive nuclear force when separation is 5 Fermi। तो देखो 1 Fermi कितना मीटर होता है, बताओ। 10 to the power -15. 10 to the power -15. -15, very good। So suppose K is 1 Fermi and the repulsive electric force between proton is just balanced by this। तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, K इंटू प्रोटॉन के चार्ज का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये K और ये K अलग अलग है, अच्छा होगा मैं इस K को 1/4πε0 ही लिख देता हूं। ये एक्सप्रेशन समझ आया मैंने क्या लिखा। दिस इज इक्वल टू C इंटू E टू द पावर -KR अपॉन R स्क्वायर, है ना, क्लियर है। यस सर तो ये R स्क्वायर गया, ये दोनों E में फर्क है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और ये E टू द पावर वाला E है। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, ये हो गया C e⁻⁻, K का वैल्यू 1 दिया हुआ है, K का वैल्यू 1 किस यूनिट में दिया है, Fermi. फर्मी इनवर्स में। तो R को हम फर्मी में ही रहने देंगे, 5 फर्मी, यस ऐसा कुछ। तो ये हो गया C अपॉन e⁻⁵, तो मुझे C की वैल्यू क्या मिल गई, e⁻⁵ इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻38 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो कैलकुलेटर में, देखो e⁻⁵ कितना होगा, कैलकुलेशन कर लोगे या मैं करूं, जैसा बताओ। सर कर लो अरे सर हो जाएगा सर करके बताओ फाइनली आंसर आया कि नहीं। ठीक है -38 + 9 कितना होगा, ऐसा होगा।
16 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1.6 का 2.56 हो गया, ये 9 हो गया। e टू द पावर 5, e कितना होता है बोलो? 2.7। एक तो कैलकुलेटर बता देगा वो अलग बात है, बट वैसे e की वैल्यू कितनी होती है मालूम है? 2.7। हाँ 2.7। तो 2.7 टू द पावर 5 है एक्चुअली ये, है ना? यस। तो ये हो जाएगा 150 के आसपास। सर 148.4। हाँ अंदाजा से मैं बताया 150 के आसपास हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखो, शायद आंसर आ जाना चाहिए। वन 150 इंटू 9, मेरे से पूछोगे तो मैं 1500 लिख दूंगा इसको, ठीक है, इंटू 2.56। तो 1500 का 100 हटा दोगे तो 256 हो जाएगा। समझा कुछ? यस सर। तो 256 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻29 है ना? 3.5 के आसपास होना चाहिए, देख लेना आंसर। 3.5 और 10⁻² में मेरा हो जाएगा 29 में से 3 गया तो 26। ऐसा कुछ है आंसर? एग्जैक्टली तो चेक कर लेना, मेरे अंदाज से ऐसा होना चाहिए शायद। बोलो। सर 3.45 बराबर है। आगे बढ़ो। ये तो ये था 15th। 15th के बाद है 22, 23, ठीक है। 22, 23। (22) Two identical balls, each having charge 2 into 10⁻⁻7 coulomb, mass 100 gram, are suspended from a common point by two insulating string, each 15 centimeter long. ठीक है. The balls are held at a separation 5 centimeter apart and then released. Find electric force on one of the charged ball, component of resultant force on and along, ये सब जो भी है. तो देखो क्वेश्चन समझ आया सबको? मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोग खुद सॉल्व करोगे, मैं खाली डायग्राम बना के दे देता हूँ। उसके बाद भी नहीं आएगा तो ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा, बट आइडियली मुझे करना नहीं चाहिए। इस पर चार्ज क्यू है और इस पर भी चार्ज क्यू है, ठीक है, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। तो इस पर रिपल्सिव फोर्स F इधर लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर लगेगा, और इसका खुद का वेट mg इधर लगेगा, है ना? बोलो। यस। अच्छा, ये स्ट्रिंग है 50 सेंटीमीटर का, है ना? यस। दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है? सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल में,
सिमिलर कहानी दूसरे ट्रायंगल में होगी यस सर। 2 का वैल्यू मालूम है, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। मास का वैल्यू मालूम है 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। क्या लगता है सॉल्व होगा? सर वापस ट्राई करता हूँ। तुरंत ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। अब मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, डायग्राम वायग्राम सब बना दिया, अब होना चाहिए। एक एक करके फर्स्ट पार्ट पहले करो, आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो पूछो बताता हूँ, फिर सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट।
आया आंसर? जब मैं बताऊं ए का आ गया सर, बी का नहीं ए आया। पार्ट आ गया। ऐसा कुछ? यस सर। तो ये -10 हो जाएगा। तो ये जाने के बाद -1 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? तो 9 4 जा 36, तो 3.6 अपॉन 25 न्यूटन। तो 0.1, उसके बाद 0.14 न्यूटन के आसपास है क्या आंसर? यस सर। तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट बोलो। Component of resultant force on it along and perpendicular to a string। कौन बोलेगा? सर ये स्टेशनरी है तो फिर रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होना चाहिए ना, मेरे को कहाँ वही समझ में स्टेशनरी है? कहाँ लिखा है स्टेशनरी है बेटा? बोला है ना, हेल्ड एट। हाँ, हेल्ड मतलब मतलब रिपल्सन। एक मिनट, रिपल्सन लग रहा है, इसका मतलब स्टेशनरी है ऐसा थोड़ी ना है। और आगे जाएगा, जब इसको रिलीज करेंगे तो और सेपरेट हो सकता है। ठीक है। यस सर। बट अगर है भी तो मुझे एलोंग और परपेंडिकुलर ढूंढना है ना। तो हमें नहीं पता कि क्या है कैसे है। 0 आएगा तो देखेंगे। बट ये पक्का है स्ट्रिंग तो नहीं टूटेगा ना। नहीं सर। हाँ, तो स्ट्रिंग नहीं टूट रहा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा f sin थीटा। होगा ऐसा? यस। और ये हो जाएगा mg cos थीटा, mg sin थीटा एफ कोस थीटा। प्लस f cos थीटा। तो देखो along द स्ट्रिंग तो 0 होगा ना, क्योंकि जो भी होगा टेंशन बैलेंस कर लेगा। बोलो। यस सर। तो along द स्ट्रिंग नेट फोर्स 0 होगा, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग mg cos थीटा माइनस f sin थीटा। यस होगा। तो जल्दी से बी और सी दोनों का आंसर बता दो। तो बी में वैल्यू पुट कर दोगे, आ जाएगा आंसर। और तो वो अलोंग द स्ट्रिंग जीरो कैसे, हमें कैसे पता कि? तो along द स्ट्रिंग अगर 0 नहीं हुआ है ना, तो क्या होगा? इसका मतलब स्ट्रिंग लंबा होगा, हाँ, है ना। तो स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है, लंबा होगा नहीं, तो along द हाँ, स्ट्रिंग 0 होगा, हाँ, है ना। आई बात समझ में? यस। सी पार्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा? इसी को m से डिवाइड कर दोगे तो। आई बात समझ में? mg यस सर। cos थीटा माइनस f sin थीटा अपॉन m। ये सी पार्ट का आंसर होगा। फटाक से आंसर तक पहुंच के बताओ। आंसर मैच होता है तभी आगे बढ़ूंगा। ये 22 है, इसके बाद 23 पूछा था शायद। जल्दी देखो, आंसर मैच होगा बताओ, फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे देखो, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूछ रहे थे,
तो इसमें along द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, इस पेयर को एक्स और वाई एक्सिस ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी ले सकते हैं अगर नहीं दिया होगा, कन्वीनियंस। नहीं, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मुझे निकालना था, जैसे टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है सी पार्ट में। ये जो मैंने लिखा है एक्सेलरेशन वो डी पार्ट का है, सी में पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगा mg sin थीटा प्लस f cos थीटा, होगा ना। बी सी डी तीनों का आंसर देखो एक बार। हो गया, आगे बढ़ो। सर वो जो स्ट्रेट लाइन है ना वो 49.9 सेंटीमीटर जितना आता है क्या? कौन सा स्ट्रेट लाइन? वो ट्रायंगल में थीटा के लिए चाहिए रहेगा ना? cos थीटा b बाई h निकाल लो ना। नहीं, साइन थीटा। दुर्गदे, ओरली मैं बताता हूँ। चलो cos थीटा हो गया 2.5/50, हाँ सर। दैट इज 25/500, यस सर। दैट इज 1/20। यस सर। तो cos थीटा हो गया 1/20, तो sin थीटा हो जाएगा अब b/h। cos थीटा आया 1/20, तो cos थीटा 1/20 और sin थीटा लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब कैसे पता चलेगा वो? अरे हो गया ना, 1/20 cos थीटा है तो cos थीटा b/h होता है, sin थीटा p/h होता है, तो वो हो जाएगा √399/20, तो लगभग 1 हो गया ना। यस सर। समझ आया? यस सर। अगर cos थीटा 1/20 है, मतलब b1 है और h20 है, तो p क्या हो जाएगा, √h² - b² दैट इज √399, तो √399/20 ऑलमोस्ट 1 ही होगा ना। तो cos थीटा की वैल्यू 1/20, sin थीटा की वैल्यू 1, ये दोनों हो गया। समझा कुछ कि नहीं? समझा कुछ कि नहीं? यस सर। cos थीटा की वैल्यू 1/20 और sin थीटा की वैल्यू √399/20। तो मुझे अगर सॉल्व करना होगा तो मैं इसको ऑलमोस्ट 1 मान लूंगा और इसको ऑलमोस्ट 0 मान लूंगा, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है? समझा कुछ? देखो तो आंसर आता है या नहीं, आंसर 0.095 दिया है। मैच कर रहा है कि नहीं ये बताओ। along द स्ट्रिंग 0 है, along द स्ट्रिंग का आंसर 0 है, एक एक करके देखते हैं। यस सर। और परपेंडिकुलर टू ए स्ट्रिंग
mg cos थीटा माइनस f sin थीटा, तो sin थीटा लगभग 1, f 0.14, तो 0.14 ही आंसर है। नहीं सर, क्या है? 0.095। तो मेहनत कर लो, cos थीटा 1/20 पुट कर लो, फिर देखो कर देता हूँ। मास कितना दिया है? कहाँ गया? मास कितना है? 100 ग्राम। तो m हो गया 0.1, हो गया। यस सर। तो 0.1 इंटू जी 1 हो गया, यस सर। तो mg हो गया 1, cos थीटा 1/20, तो ये 1/20 ही हो गया। तो 1/20 का मतलब हो गया 0.05, तो 0.05 माइनस 0.14 होगा। यस सर। तो 0.14 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट कर दो। यस सर, आ गया। आया आंसर? यस सर। माइनस साइन बताता है कि मैंने mg cos थीटा माइनस दिस, मतलब नीचे की ओर लिया है, वो ऊपर की ओर है। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा था शायद। यस सर। सो 12 हो गया, 15 हो गया, 22 हो गया, अब 23 देखो। Two identical pith balls are charged by rubbing against each other. Rubbing against each other मतलब जितना एक में पॉजिटिव होगा दूसरे में उतना ही नेगेटिव होगा। यस सर। They are suspended from a horizontal rod through two string of length 20 centimeter each. The separation between suspension point being 5 centimeter. चलो इसका भी ड्राइंग बना देता हूँ, उसके बाद शायद कर लोगे। तो सस्पेंशन पॉइंट मतलब एक को यहाँ पॉइंट ए से सस्पेंड किया और दूसरे को पॉइंट बी से सस्पेंड किया। ए और बी के बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर है ना। एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों अट्रैक्ट होगा। यस। तो एक अट्रैक्ट होके यहाँ पहुंच गया, दूसरा अट्रैक्ट होके यहाँ पहुंच गया। एक पर जितना पॉजिटिव है दूसरे पर उतना ही नेगेटिव है, और मास वास सब कुछ आइडेंटिकल है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। यस सर। ये mg होगा, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग T होगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन F होगा ऐसा। यस सर। अभी कह रहा है दोनों के बीच का सेपरेशन 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है ऐसा। यस सर। तो कॉमन सेंस से देखो, ये 3 है और वो 5 है, मतलब ये दोनों 1 1 होगा। यस सर। है ना। तो बस बहुत सॉल्व कर दिया मैंने, इससे ज्यादा नहीं। आया समझ में? अब हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। और लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये लेंथ की वैल्यू है, ये दोनों 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, थीटा वीटा सब पता है, अब तो कुछ नहीं बचा। हाँ सर। चार्ज ऑन एनी1 कितना है? 2 × 10⁻⁸ कूलम, और ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, मतलब नेट फोर्स 0 है। इसमें कह सकते हैं नेट फोर्स 0 है, ठीक है। यस सर।
तो आपको मास ऑफ ईच बॉल ढूंढना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग ढूंढना है। कोशिश कर सकते हो? यस सर। करो कोशिश, खुद से कोशिश करो। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप हो, वो इम्पोर्टेंट है। खुद से कोशिश कीजिए। डन सर। आंसर मैच किया, आगे बढ़ूं? यस सर।
23rd के बाद कौन सा पूछा था? 25, 31। 25 देखिए। ये भी सिमिलर है, देखिए कैसे, शायद आप खुद हो जाए, नहीं हो तो फिर मैं डायग्राम और हिंट देने के बाद आप लोगों को कह रहा हूँ सॉल्व करने। किसी को उसके बाद भी लगे कि मुझे सॉल्व करने की जरूरत है तो बताइए। सर ये हो तो जाएगा पिछले वो। वाला कैसे किया हुआ है? पिछली बार वाला तो देखो, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये t cos थीटा होगा और ये t sin थीटा होगा। तो इक्विलिब्रियम में अगर है तो t cos थीटा इज mg एंड t sin थीटा इज f। होगा ऐसा? ये डिस्टेंस d है, f क्या होगा? k q स्क्वायर बाई d स्क्वायर। हो जाएगा। नहीं थर्ड से हाँ सर। थर्ड से f निकाल लो, 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो m मिल गया, और 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो t मिल गया। तो थीटा कैसे? अरे डायग्राम में नहीं दिख रहा है? p बाई एस साइन थीटा 1/20। चलो ये भी लिख देता अच्छा हूँ। हाँ हाँ सर, समझा समझा। इस डायग्राम में साइन थीटा 1/20 दिख रहा है, हाँ सर समझा। तो साइन थीटा 1/20 मिल गया, तो t ऐसे ही मिल गया 20f, हाँ सर। सेकेंड इक्वेशन से। ठीक है। हाँ सर। 25th होगा, सर ये 25th। और इससे पहले वाले में डिफरेंस इतना ही है कि इसमें उसमें पॉइंट दोनों दो अलग अलग ए और बी पॉइंट से था, इसमें एक ही पॉइंट से है, दोनों आइडेंटिकल है। तो इस पर चार्ज क्यों, इस पर चार्ज क्यों? दोनों के बीच का एंगल इक्विलिब्रियम में 2 थीटा है, मतलब ये थीटा और ये थीटा, मतलब ये थीटा। तो ये हो गया रिपल्सिव फोर्स, ये हो गया टेंशन, और ये हो गया mg। पिछली बार की जैसा टेंशन का ये वाला कंपोनेंट t cos थीटा, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट t sin थीटा, ये लेंथ l दिया हुआ है। सॉल्व होगा? हाँ सर, मतलब वो 20 सेकेंड नहीं आता ना, इसलिए ये भी नहीं आता, लेकिन अब ये हो जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बट एक बार करके फाइनली बोलो हो गया तभी आगे बढ़ूंगा। टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर तक पहुंच के बताइए हुआ या नहीं। हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सॉल्व करेंगे।
बोलो आया आंसर, मैच किया? हाँ सर, खाली थोड़ा ही बाकी है अभी, वो एक आर का वैल्यू मिल रहा है बाकी जल्दी है। करो, हो जाए तो बताना जल्दी। सर खाली वो डिस्टेंस नहीं मिल रहा है। कौन सा डिस्टेंस नहीं मिल रहा है? सर दोनों बॉल के बीच का और हाफ डिस्टेंस। गधे, ये एल है, ये थीटा है, तो ये एल साइन थीटा होगा, अरे हाँ, मिल जाएगा सर। और ये भी एल साइन थीटा होगा। यस सर, यस सर। तो एफ मेरा होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का स्क्वायर। यस सर, यस सर। जल्दी करो। हाँ सर, बाकी सब तो हो गया था, खाली वो डिस्टेंस नहीं मिल रहा था। पक्का? हाँ सर। आंसर मैच किया, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक, तो ये था 25th, अब है 31, 45, 65। 31 देखते हैं। Two particles A and B having charge Q are placed at a distance d apart. Where should the third particle charge small q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experience maximum force? बताओ, डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं, इसका भी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, फोर्स ड्रॉ कर देता हूं। ये Q, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो ये है, तो इस पर मान लो y डिस्टेंस दूर, यहाँ पर चार्ज स्मॉल q रखा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, d/2 क्वेश्चन में है ना, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन d है, यस। तो ये y मैंने अपने आप से मान लिया। अब इन दोनों के बीच फोर्स इधर लगेगा, वैसे ही इन दोनों के बीच फोर्स इधर लगेगा।
यस सर। अगर ये एंगल थीटा है, अगर, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये दोनों एफ की वैल्यू सेम होगी, सिमेट्रिकल है, तो रिजल्टेंट इधर होगा 2f cos थीटा, यस सर। और दोनों का f sin थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा। यस सर। तो आपसे पूछा है ये 2f cos थीटा को मैक्सिमम होना है तो y की वैल्यू कितनी होगी, यही मतलब हुआ। सर तो मैं एक बार जस्ट लिख देता हूँ क्वेश्चन को। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ y if 2f cos थीटा इज मैक्सिमम। आपके क्वेश्चन को मैं छोटा कर दिया, अब यस सर। कोशिश कर सकते हो। इसमें वो डिफरेंशिएट वाला करना है क्या? नहीं नहीं, पहले कोशिश तो करो। डिफरेंशिएट की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, पड़ भी सकती है। पहले 2f cos थीटा का एक्सप्रेशन तो लाओ, y के टर्म में कैसा आता है। कर भी सकते हैं डिफरेंशिएट, नहीं भी कर सकते हैं। कोशिश करो। कोशिश करोगे या मैं कर दूं, जैसा बोलो। सर 1 मिनट ट्राई करके देख। करो। सर एफ नेट का वैल्यू आ गया। क्या बोल रहे हो, आंसर आया? नहीं सर, एफ नेट का वैल्यू। चलो मैं कर देता हूँ। ये y है, ये d/2 है, तो इसको लिखेंगे √y² प्लस d²/4 लिखेंगे। अच्छा, तो रिजल्टेंट फोर्स मेरा हो जाएगा 2 इंटू एफ, दैट इज k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन y² प्लस d²/4 होगा, यस सर।
into cos theta, b by h, that is y upon under root this much, Yes. y square plus d square by 4, ऐसा कुछ. Yes. अच्छा, so 2k capital Q small q into y divided by y square plus d square by 4 to the power 3 by 2, ऐसा होगा. Yes, sir. अच्छा, अब पूछा है कि ये मैक्सिमम कितना होगा, है ना. बताओ, बता सकते हो, बोलो. इस एक्सप्रेशन देख के कुछ रिजल्ट याद आ रहा है, स्टैंडर्ड रिजल्ट. सर वो रिंग जैसा कुछ तो। हाँ, रिंग में ऐसा ही था, जिसमें था x अपॉन नीचे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3 by 2. यस सर। तो वो मैक्सिमम कहाँ होता था, r/√2। प्लस माइनस r by रूट 2 पर. यस तो सर। यहाँ पर r की जगह क्या होगा, y नहीं हाँ d by 2. कैसे सर, हाँ d/2 बराबर। वो क्या था, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3 by 2 था. यस सर, यस सर। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर थोड़ा सा भी पुराना रिजल्ट याद है तो शायद डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको ध्यान है तो, है ना. यस सर। सो y इज इक्वल टू d/2 प्लस माइनस r by रूट 2 था. तो मेरा आंसर होगा y इज इक्वल टू d अपॉन 2√2. आई बात समझ में. रेफरेंस के लिए एक्सिस ऑफ रिंग का डेरिवेशन देख लोगे आप. यस सर। और नहीं तो दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं, बट आप लोग मेडिकल वाले हो इसलिए मैंने याद रखने को कहा. इंजीनियरिंग वाले को तो देख के बता देता. क्लियर है, आगे यस बढ़ो. सर। यस सर। पक्का. यस सर। ये था 31. अब 45 और 65. 45 and 65. ठीक है. A positive charge cube is placed in front of a conducting solid cube at a distance d from its center. Find the electric field at the center of the cube due to charges appearing on its surface. ये नहीं सिखाया है बेटा मैंने. कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है, सिखाऊंगा तब, इसको छोड़ दीजिए अभी. ठीक है. यस ओके सर। ये भी नहीं सिखाया है मैंने, ये फ्लक्स के बाद सिखाता हूँ मैं. तो 45 के बाद कौन सा था, 65.
65। उसका आंसर 0 होगा, समझे? अगर आंसर देखोगे तो आंसर उसका 0 होगा। नहीं सर, 0 नहीं है। कंडक्टिंग स्फीयर लिखा है ना? क्यूब लिखा सर, क्या? क्यूब लिखा, क्यूब। अरे हाँ भाई, क्यूब। अच्छा रुको देखता हूँ, पहले 65 देखते हैं। A uniform field 2 Newton per coulomb exists in a space in x direction. तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 2 न्यूटन पर कूलम्ब आई कैप, है ना? यस सर। पोटेंशियल एट ओरिजिन 0। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तो पोटेंशियल और फील्ड में एक्सप्रेशन बताया था। यस सर। तो क्या होता है? इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो E केवल x में है, y और z में तो है ही नहीं, है ना? यस सर। तो यहां से मैं लिख दूंगा dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ऐसा है ना? यस सर। तो ये हो जाएगा माइनस dv इज माइनस ई डी आर, और इंटीग्रेट कर देंगे। तो कोई भी ओरिजिन से लेकर किसी जनरल पॉइंट v पर पूछा है, एक्स वाई जेड पर, x कॉमा वाई कॉमा जेड, ऐसा ही पूछा है ना? तो ये v मेरा हो जाएगा, देखिए, माइनस 2 i कैप e हो गया, है ना? यस सर। और dr की जगह dx होगा, यस। है ना? अच्छा, और x इज इक्वल टू 0 to x होगा, है ना? ये समझ आया E डॉट डी आर में ऐसा ही क्यों लिखा? यस सर। यस सर। जो डी आर वेक्टर होगा वो क्या होगा मेरा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप होगा। तो जब यस सर। E डॉट डी आर करेंगे तो जे के वाला कैंसिल हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। तो ये 2 i कैप भी नहीं, सिर्फ 2 रहेगा, आई 1 हो जाएगा, 2 dx होगा। हाँ सर। तो ये हो जाएगा -2x। सो एक्सप्रेशन मेरा हो जाएगा v इज इक्वल टू -2x, आंसर। क्योंकि इसका लोअर लिमिट 0, ओरिजिन पर 0 है लिखा है ना? यस सर। तो ऐसा कुछ आंसर ए का है, हाँ सर। तो बी भी हो जाएगा, सी भी हो हाँ। जाएगा, डी भी हो जाएगा। मुझे लगता है चारों हो जाएगा। जल्दी से आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो, देखो सबके आंसर मैच करते हैं या नहीं। नहीं करते हैं तो बताता हूँ, बट कोशिश करो, मुझे लगता है अब हो जाएगा।
उससे बी सी हो गया, अरे डी वाला बता दो ना। बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? बी सी हो गया सर। बी और सी हो गया, आंसर हाँ मैच किया। सर। ठीक है, तो बी में क्या पूछा था कि कहाँ 25 होगा, तो वी को मुझे 25 करना है ना, तो v को 25 करेंगे तो x माइनस 12.5 होगा, यस सर। तो b हो गया। c में बोला है पोटेंशियल ओरिजिन पर 0 होगा, तब एक्सप्रेशन क्या है, तो इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो 0 से v लिया है वो 100 से v लिखेंगे, है ना। यस सर। तो इसमें तो मुझे मिल गया x इज इक्वल टू माइनस 12.5 मीटर सेंटीमीटर क्या है नहीं पता, ये आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में पूछा है ओरिजिन पर मुझे 100 लेना है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अब 100 टू v हो जाएगा, है ना। तो v इज इक्वल टू 100 माइनस 2x हो जाएगा। अब ये सी का आंसर हो गया। डी में क्या पूछा है, जीरो पे क्या होगा अगर इन्फिनिटी पे जीरो है तो? इन्फिनिटी पर 0 है तो ओरिजिन पे क्या होगा? ओरिजिन पर क्या होगा। हो गया वो भी सर, इन्फिनिटी आएगा। हाँ, तो इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इसका इन्फिनिटी टू x करेंगे, नहीं सर, जीरो से इन्फिनिटी करेंगे। सॉरी हाँ 0 से इन्फिनिटी करेंगे, तो ओरिजिन से इन्फिनिटी ऐसा कुछ, यस सर। इन्फिनिटी पर 0 है, रुक जाओ, इन्फिनिटी पर 0 है ऐसा ना, इन्फिनिटी पर 0 है और ओरिजिन पर कितना है ये पूछा है ऐसा। यस सर। हाँ, तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ये था कौन सा नंबर, 65। सो 65 इज डन। और बोलो, कुछ ऐड करना है किसी को इसमें, किसी को इसमें कोई क्वेश्चन ऐड करना है? किसी ने चैट में भेजा था। चैट में, चैट में देखते हैं, रुको। हाँ, 27, 33, 39, 42। अच्छा, बोलने में क्या जाता है दैट, वरुण यादव, वरुण है क्या? ठीक है, 27, 33, 39, 42। बोलना, बोलता क्यों नहीं, चैट में लिखता है। ट्वेंटी सेवन, 27 कहाँ गया यहाँ। दिख रहा है
Two particles A and B having charges Q and 2Q respectively are placed on a smooth table with separation D. सब इजी क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। एक का चार्ज है Q और दूसरे का चार्ज है 2Q। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है D। A third particle C is to be clamped on the table in such a way that particle A and B remains at rest. तो देखो इस पर ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, तो थर्ड चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाना चाहिए और इस पर इधर लगाना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है कि थर्ड चार्ज जब अपोजिट नेचर का कहीं यहां पर हो, है ना, नहीं तो इन दोनों के नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए इन दोनों पर फोर्स जिधर चाहिए पॉसिबल नहीं है दूसरा कोई तरीका। अगर इसके लेफ्ट रखेंगे तो दोनों पर या तो अट्रैक्टिव होगा या दोनों पर रिपल्सिव होगा। 2Q के राइट रखेंगे तो इधर दोनों पर अट्रैक्टिव होगा या दोनों पर रिपल्सिव होगा। मुझे एक पर अट्रैक्टिव, एक पर लेफ्ट में चाहिए, दूसरे पर राइट में चाहिए। इसका मतलब जरूर लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस के बीच में होगा कहीं। Yes, बोलो। sir. तो यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू F, यहां पर K कैपिटल Q इंटू 2Q अपॉन D माइनस x का स्क्वायर, दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू F। और तीसरा F शुड बी इक्वल टू K इंटू Q इंटू 2Q अपॉन D स्क्वायर। आया समझ में जिसने पूछा था? बोलो। बोलना भाई। फर्स्ट और सेकंड से आपको x मिल जाएगा d के टर्म में। फर्स्ट और सेकंड से x मिल जाएगा d के टर्म में। Yes, sir. और थर्ड में पुट कर दोगे f किसी एक में तो कैपिटल Q भी मिल जाएगा। आगे बढ़ो। So 27 is done. Next is 33. बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये अभी नहीं किए होगे तुम लोग। SHM पढ़ चुके हो क्या? No, sir. नहीं, हाँ तो 33 नहीं होगा आपका। नेक्स्ट बोलिए। 42 था शायद। 39. 39 था, ठीक है चलो नहीं देखता ऊपर। 39 भी वही है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखो लिखा है लिखा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दिखा? Yes, sir. Yes. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है बेटा, वो जब चैप्टर जब तक नहीं पढ़ोगे ये नहीं समझ आएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हाँ बोलो बोलो तो थोड़ा और एक डाउट। बोलो। सर हम लोग एक टाइम पे दो कंपोनेंट ही क्यों लेते हैं सर? मतलब प्रोजेक्शन तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब सर हर जगह होगा ना? मतलब सर जैसे सर हम लोग एक टाइम पे दो ही मतलब कंपोनेंट लेते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट तो
सर थीटा एंगल हर थीटा एंगल पे होगा ना, मतलब हाँ, हर थीटा एंगल पर होगा, लेकिन एक प्लेन में अगर वेक्टर है तो उसके मैक्सिमम 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, बाकी उसके प्रोजेक्शन इनफाइनाइट लेगा। उससे क्या मतलब है? जैसे अगर एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरी ओर कुछ है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट डायरेक्शन में कुछ है, तो तुमको लगता होगा सबको ऐड कर देंगे तो वेक्टर मिलेगा, ऐसा हाँ सर, मतलब नहीं। सर एक मिनट, एक वेक्टर के दो ही ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होंगे जिसका सम वो होगा। जैसे देखिए, रुको, एक चीज समझो तुम। सपोज ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम वेक्टर ए लिख सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका हो सकता है इस वेक्टर को हम सम ऑफ 2 वेक्टर में लिख सकते हैं। तो लेकिन फिजिकली देखा जाए तो उसका दो प्रोजेक्ट मिनट सुनो ना, फिजिकल मीनिंग भी बताता हूँ। मतलब सम ऑफ 2 वेक्टर में लिख सकते हैं। अच्छा, तुम बोलोगे सम ऑफ 3 वेक्टर में लिख सकते हैं, सम ऑफ 4 वेक्टर में लिख सकते हैं, यही दिमाग में चल रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, लिख सकते हैं। सर लेकिन सर सुन, अगर 2 ही क्यों लेते हैं? सुन तो ले, तू पूछा है क्वेश्चन तो आंसर सुनेगा ना। क्वेश्चन में पूछेगा आंसर भी देगा तो फिर सीखेगा क्या? अब जैसे मैंने बताया होगा शुरू में, भी फिर बताता हूँ। मान लो मैं यहां बैठा हूं, मेरा पोजीशन वेक्टर बताना है, तो कोई बोलेगा कि इस दीवार से या इस डोर के एक पॉइंट से 2 मीटर पर, तो डोर के एक पॉइंट से 2 मीटर पर अगर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कोई गारंटी है कि यहां पहुंचेंगे? नहीं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस वॉल से 2 मीटर पर और पीछे वाले वॉल से 3 मीटर पर, अब एग्जैक्टली यहीं पहुंचेंगे। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट इज मोर देन सफिशियंट। ये बात समझ में? 2 रेफरेंस लाइन इज मोर देन सफिशियंट अगर वो वेक्टर एक प्लेन में है तो। और अगर 3 डायमेंशनल प्लेन में है, जैसे मान लो मॉस्किटो घूम रहा है, तो 3 रेफरेंस लगेंगे, इस वॉल से 2 मीटर, उस वॉल से 3 मीटर, ग्राउंड से 5 मीटर, तब यहां पहुंचेंगे। अच्छा, तो ये तो वो तरीका हुआ जिसमें ओनली 2 इज सफिशियंट। अब अगर 2 के अलावा रैंडम डायरेक्शन में तुम प्रोजेक्शन निकालते चलो तो वो कितना होगा, किसको मालूम? नहीं समझे? सर लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में तो मतलब उसका उसका इफेक्ट तो मतलब सब में, ग्राउंड में भी पड़ेगा, ऊपर भी पड़ेगा मतलब। हाँ, तो किसी भी डायरेक्शन में निकालो, अगर मुझे टोटल वैल्यू बतानी है तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज मोर देन इनफ, इज आई मीन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वेक्टर। एक वेक्टर अगर एक प्लेन में है तो किसी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट को लिख दोगे तो सफिशियंट है। लिखने के लिए तुम 5 डायरेक्शन में लिखो, 10 में लिखो, 50 में लिखो, नहीं मतलब है। बट डायरेक्शन नहीं, मतलब प्रोजेक्शन तो। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन इनफाइनाइट डायरेक्शन में कहीं भी निकाल सकते हो। ये बात समझ आई? तो लेकिन एक टाइम में फिर दो ही क्यों कंपोनेंट लेते हैं? कंपोनेंट और प्रोजेक्शन, पहले दोनों में तुम ये हो, कंफर्म हो जाओ कि क्या चाहते हो। तो दोनों एक ही होते हैं।